भैया राजकमल की प्रस्तुति के लिए आप सभी की तरफ से विशेष ताल बजाएं। अभी अपने मध्य में अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमान श्रीचंद शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और अपनी वाणी से हम सभी को कृत संकल्पित करें। आज के अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय यतेंद्र जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरा शांत रहेंगे। ये पूर्व छात्र सम्मेलन है तो अवश्य इसमें मैच्योर बच्चे होंगे, क्योंकि प्राइमरी के छात्र नहीं है कि आपस में बात करते रहें। थोड़ा शांति से ध्यान दीजिए इधर। श्रीमान सुशील जी इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं। श्रीमान रजनीश जी विद्यालय के प्रबंधक। श्रीमान पंकज शर्मा जी जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और श्रीमान सुभोई खान जी जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भाई विवेक सोलंकी जी, इनके आग्रह पर आप सबके इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी शिक्षक वृंद और सभी वर्तमान और पूरा छात्र जो इस सम्मेलन में इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब लोगों का एक नाते से मैं अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये नोएडा मेरे क्षेत्र में आता है, चुनाव क्षेत्र में आता है। यहाँ के शिक्षकों ने भी मुझे वोट दिया निर्वाचित होने में। बच्चों, जब पूरा छात्र सम्मेलन होता है तो एक तरह से उससे प्रेरणा, नए छात्र होते हैं उन्हें तो प्रेरणा लेनी होती है कि देखिए ये वो बच्चे हैं जो इसी विद्यालय से पढ़कर गए थे और आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस विद्यालय का, यहाँ के अध्यापकों का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनसे प्रेरणा लेने के लिए नए बच्चों को मिले, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसे मूर्धन्य छात्र आए होंगे जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनका परिचय यहाँ आएगा। मैं थोड़ा विलंब से आया और मुझे आगे जाना भी है कार्यक्रमों में, इसलिए मैं नहीं जान पाया। परंतु मैं ये अवश्य विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भवन उतना ही दृढ़ होता है जितनी उसकी मजबूत नींव होती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी अच्छी नींव रखी जाती है, उन्हें अच्छे संस्कार मिलते हैं। यहाँ केवल सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं कराया जाता, विषयों का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि सफलतम और श्रेष्ठ जीवन जीना भी सिखाया जाता है। इन विद्यालयों से सीखकर निश्चित ही आप सब लोगों ने अपने जीवन को सफल किया होगा। वैसे उदाहरण जरूर आप में से कुछ लोग यहाँ सुनाएंगे, ताकि हमारे इस विद्यालय के बच्चों को इससे प्रेरणा मिले और वो भी अपने भविष्य को निर्धारित करने में इन अनुभवों की मदद लेंगे। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश ने अपने देश पर ऐसे लोगों के आक्रमणों को झेला जिन्होंने केवल राजनीतिक नहीं तो सांस्कृतिक रूप से भी अपने विचारों को हम पर थोपा, अपने ज्ञान को हमें दर्शाने का काम किया और ये एहसास कराया कि जैसे भारतीयों को नॉलेज कम है, उनको नॉलेज ज़्यादा है और उनसे नॉलेज पाने के लिए हम लोग प्रयासरत होने लगे और उन्हीं की संस्कृति में पलने बढ़ने लगे। परिणाम ये निकला कि मैं भी कल परसों का अखबार देख रहा था, 28 से 30 बिलियन डॉलर भारतवर्ष से फीस के रूप में विदेशों में चले जाते हैं। जब मैं इसके रुपए में गिनती करने लगा तो अरबों से ऊपर निकल गई। इतने रुपए भारतवर्ष से प्रतिवर्ष फीस के रूप में विदेशों में जा रहे हैं। और केवल एक मानसिकता हमारी बना दी गई, एक मानसिक सेट बना दिया गया कि विदेशों में अच्छी शिक्षा है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो गर्व से बताते हैं कि मेरा बच्चा यूएसए में पढ़ रहा है, मेरा बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है, मेरा रशिया में पढ़ रहा है। पर उनकी पढ़ाई का लेवल क्या है,
कि जो बच्चे वहां पर जाकर एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वहां आने के बाद उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ का एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। उसे क्वालिफाई करने का रेट आपको पता है क्या है? 0.5%। 0.5%। यानी यदि वहां से 100 बच्चे, बल्कि 200 बच्चे यदि एमबीबीएस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो भारत में एक बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, 200 में से एक। ये रेशियो है वहाँ की एजुकेशन का। लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन वहाँ अच्छी है। आपने देखा होगा कि अभी जब यूक्रेन का और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने अपने देशवासियों को वहाँ से वापस अपने देश लाने का काम किया। दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री मोदी थे। और वो सीन भी आपको याद होगा कि दोनों देशों से ये सहमति बनवा ली कि जिस गाड़ी पर भारत का झंडा लगा होगा, ये जो व्यक्ति हाथ में भारत का झंडा लेकर चल रहा होगा, उसे कोई टच नहीं करेगा। तो उस कारण से अड़ोस पड़ोस के देशों के लोग भी, पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग भी, बांग्लादेश के लोग भी भारत का झंडा हाथ में थामकर अपनी जान बचाकर निकले। लेकिन उससे एक ध्यान में आता है कि 24,000 बच्चे एक ही देश में वहाँ पढ़ रहे थे, एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे। फीस के रूप में कितना पैसा वहाँ जाता होगा, और केवल एक मानस बन गया कि हमें वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, जबकि वहाँ से अच्छी शिक्षा भारतवर्ष में है। यहाँ के अध्यापक, यहाँ का सिलेबस, यहाँ के विचारक, यहाँ के समाजशास्त्री ये बेहतर शिक्षा देते हैं। लेकिन हम लोगों का ध्यान ऐसा बन गया, उसके कारण से हमें बड़ी हानि भी उठानी पड़ी। आप सब बच्चे बैठे हो, इस विद्यालय के बच्चे तो बता देंगे, क्योंकि यहाँ से वो सब सिखाया और बताया भी जाता है। लेकिन यदि मैं बाहर के विद्यालय में पूछता हूँ कि बच्चे कोई बताओगे, अच्छा शिक्षक ये बता दें कि न्यूटन के अलावा कोई और भी भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो बहुधा लोग नहीं बता पाते। यदि मैं कहूं कि भाई कण की, पार्टिकल की खोज सबसे पहले भारत के किस वैज्ञानिक ने की थी, दुनिया के वैज्ञानिकों में सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम क्या था? लोग नहीं बता पाते। वो महर्षि कणाद थे, जिनका नाम ही कणाद पड़ गया, जिन्होंने पार्टिकल की खोज की थी। और जिनके बारे में मैंने पहले बताया, महर्षि भास्कराचार्य थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी की जानकारी दी थी, और केवल पृथ्वी के बारे में नहीं, सारे ग्रहों के बारे में बताया था। वो सब अपने अपने गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए अपनी कक्षा में स्थित हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, उनकी आपस में दूरी, कितनी गति में वो अपने कितने दिनों में अपना चक्र पूरा करते हैं। और उनके कारण जो हम पंचांग बनते हैं आज, हमारे ज्योतिष के पंचांग जिन्हें आप बोलते हो, वो पंचांग जिनके आधार पर बनते हैं, वैसा गणित तैयार करने का काम। कि यानी आप यदि आज जानना चाहें कि अगले साल सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, तो आपको अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी भी 10 या 15 दिन पहले बताएगी, या महीने पहले बता देगी कि सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा, उस दिन पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, फला फला स्थान पे दिखाई देगा। लेकिन भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने वो विधि विकसित की थी, जैसे हम ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष में पंचांग में आता है, वो पंचांग में आप पंचांग की कैलकुलेशन के अनुसार, जिन ज्योतिषों के मैं नाम ले रहा हूँ इनके अनुसार, आप 500 साल बाद भी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन आज बता सकते हो, और वो एक्यूरेट होगी, उसमें 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। यानी सारे ग्रह भी उनको कितनों हजारों साल तक कैलकुलेशन भारत के वैज्ञानिकों ने की होगी कि हजारों साल में ये ग्रह कितनी गति से कब कैसे चलते हैं। तो उसके बाद वो सिद्धांत दिए कि आज हम और आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वो भारतीय हैं जो 500 साल बाद भी बता सकते हैं कब कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा ग्रह होगा, क्या गणित होगा, क्या स्थिति बनेगी, वो बता सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष बहुत आगे था। फिर से भारत विश्वगुरु बन सकता है यदि आप सब लोग भारत की तरफ मुड़े। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो भारतीयों को नहीं थे, भारतीयों ने दुनिया को ना दी हो। दुनिया को देने का काम भारतवर्ष ने दिया है ज्ञान। विश्वगुरु ऐसे नहीं थे, किसी पूजा पाठ के कारण नहीं थे, केवल नॉलेज के कारण, हर क्षेत्र की नॉलेज, विज्ञान की बारीक से बारीक विधाओं की जानकारी रखने वाला भारतवर्ष, और भारत के लोग, भारत के वो साधक जिन्होंने दुनिया भर को ज्ञान दिया। आप सब लोग भी निश्चित रूप से इन चीज़ों से अवगत होंगे, और आप भारतवर्ष को फिर से विश्वगुरु बनाने का संकल्प आप लोग लीजिए। ये युवा शक्ति यहाँ बैठी है। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं सैकड़ों साल बाद। उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया था। युवा ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी उम्र और हमारी उम्र के बाद के व्यक्ति धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी इनमें ढलने लगते हैं।
और इनके कारण से बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश अपने पास बचती नहीं। लेकिन आपकी उम्र ऐसी है कि आप लोग संकल्प ले सकते हो कि मुझे देश को आगे ले जाना है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आगे जा सकता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो दुनिया में नाम रोशन कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी और APJ अब्दुल कलाम जी या योगी जी को तो आपकी जैसे जितने साधन आपको मिले इतने साधन भी नहीं मिले पढ़ने के लिए, हम और आप जानते हैं। इसलिए कभी ये रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे पास ये साधन नहीं है, उनके पास तो ये साधन है, वो तो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके तो माता पिता रईस हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता जी। जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत है वो आगे जाता है। जिसने संकल्प कर लिया कि मुझे आगे जाना है तो वो आगे ले जाकर रहता अपने आप को। मैं भी सामान्य समाज से निकल कर आया हूं, सामान्य परिवारों से। मेरे बच्चे जरूर सरस्वती विद्या मंदिरों में पढ़े, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं नहीं पढ़ पाया। मैं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ा हूं, लेकिन आज 9 जिले का MLC हूं, 9 जिले के शिक्षकों का MLC, शिक्षकों के द्वारा चुना हुआ हूं। जो यहाँ अलीगढ़ हमारे बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर तक की कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, उस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हूँ। और मेरे जैसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग जिन्होंने चाहा कि हमें कुछ करना है तो वो कर पाए। आप भी कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे। मैं आप सबसे भी, जो बच्चे पहले यहाँ पढ़ के गए उनसे भी, उनका भी आह्वान करता हूँ, जिस भी क्षेत्र में आप हों, जो भी काम जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, बेहतर और ईमानदारी से करने का संकल्प लीजिए कि हम बेहतर ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे और देश को आगे ले जाने में कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों को उदाहरण मिलते हैं, देश आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे। देश में एक ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई, सबने मिलावट शुरू कर दी। किसान है वो अधिक से अधिक पैदावार हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद और ऐसी चीज़ें डालेगा कि अपने लिए तो भले एक अलग खेत में बोले, लेकिन बाकी खेत में भाई किसी दूसरे को बेचना है, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड लगा हुआ है, इसे बाहर बेच दो। क्यों? बाहर जो लोग खाएंगे वो हमारे देश के नहीं हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर दूध हमें मिलेंगे तो दूध में जो ओरिजिनल दूध होता तो उसकी जगह अब उससे दूध बनाने लगे, यूरिया से दूध बनाने लगे। कपड़े वाले मिलावट करने लगे, कपड़ा जो किसी कंपनी का, हर स्टैम्प किसी और कंपनी का लगा देंगे। एक कल्चर ऐसी बन गई पूरे देश में कि हर व्यक्ति नंबर 2 का काम करना तैयार कर रहा है। नंबर 1 में करना नहीं चाहता, नंबर 2 में करना चाहता, उसे लगता है इससे मुझे ज़्यादा आमदनी होगी। आज जब लोगों के पास पैसा नहीं था वो शुद्ध खाना खाते थे, आज अब सबके पास पैसा है लेकिन किसी को शुद्ध खाना नहीं मिलता, सब अशुद्ध खाना खा रहे हैं। कोई अपने बच्चों को शुद्ध खाना नहीं दे पा रहा। क्यों? सब तो दूध पैदा कर नहीं सकते, उन्हें बाजार से दूध लाना है, जैसा मिल रहा है वैसा पिला रहे हैं। सभी अनाज पैदा नहीं कर सकते, जैसा मिल रहा है वैसा खिला रहे हैं। और पहले गांव में मोटा अनाज खाते थे, आज तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोटे अनाज की आवश्यकता है, वो खाने चाहिए। हमारे देश में रोग बढ़ रहे हैं, लोगों के शरीर रोगी हो रहे हैं, तो मोटे अनाज की तरफ लौटे। भारतीय संस्कृति, भारतीय खाद्य जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनकी ओर लौटे, यहाँ की औषधि तो जो परंपराएं थी उनकी ओर लौटे। आयुर्वेद ने जो औषधि बनाई वो ऐसी थी जो अपना साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब एलोपैथी की तरफ हम लोग इतने ज़्यादा चले गए, आयुर्वेद हमारा गुम होता चला गया। पहले हमारी दादी, अम्मा, बाबा वो दवाई बता देते, खांसी हो रही है, चलो ये अदरक दवा लो, खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अब हमें डॉक्टर के पास जाए बिना बात नहीं बनती। डॉक्टर 500 रुपये से नीचे लेता नहीं, 500 रुपये की फीस लेगा तब प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा। तो हम लोग जरा अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे तो ठीक रहेगा। आप सब लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि आप सब लोग निश्चित रूप से, जैसे हम अपने जीवन में ये देख पा रहे हैं कि भारतवर्ष 13वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, आप ये संकल्प लें कि आपके जीवन में निश्चित रूप से भारतवर्ष दुनिया में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।